हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे चैप्टर 5 मनी, जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और जो मनी और बैंकिंग आपकी जो पूरी एक यूनिट है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मनी चैप्टर के बारे में। तो मनी जो चैप्टर है वो उसके लिए सबसे पहले हमें बार्टर एक्सचेंज समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मनी अभी यूज़ हो रहा है, इस मनी यूज़ होने के पहले क्या सिस्टम चला करता था? बार्टर सिस्टम चला। अभी बार्टर सिस्टम होता क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एंड इकोनॉमी where there is a direct exchange of goods and services is called as barter economy और C2C economy। मतलब वो इकोनॉमी जहाँ कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी बदली जाती थी, उस इकोनॉमी को क्या बोलते थे आप? बार्टर इकोनॉमी। मगर क्या हुआ, जब बार्टर इकोनॉमी टाइम के साथ चेंज हुई, जैसे आप पहले के टाइम पे देखते थे कि पहले जब कैश वगैरह मनी वगैरह नहीं चलता था, तो एक पर्सन क्या करता था, कोई कॉमोडिटी लेता था, मार्केट में घूमता था, और जो पर्सन मतलब उनका क्या होना चाहिए? डबल कोइंसिडेंस। तो यदि आप देखें तो सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट बार्टर सिस्टम में रिक्वायरमेंट है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ क्वांटिटी। मतलब कि जो पर्सन गुड्स बेचना चाह रहा है, जो गुड्स बेचना चाह रहा है स्पेसिफिक, वो सामने वाला खरीदने को भी एग्री हो, प्लस सामने वाला जो गुड्स बेचना चाह रहा है वो जो बायर है वो लेने को तैयार हो। मतलब बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन देयर इज एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब जो बेचना चाहता है उसकी जो वांट है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए, और जो खरीदना चाहता है उसकी वांट भी सेटिस्फाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक किसान है, वो वीट उगाता है, और वो वीट उगाने के बाद जब कहीं मार्केट में उस वीट को बेचने जाता है, तो सिंपल है, यदि उसको रिक्वायरमेंट वीट बेच के कुछ और कमोडिटी लेने की है, तो बाई चांस वो क्लॉथ खरीदना चाहता है, तो सीधी चीजें, जो क्लॉथ खरीदने वाला होगा उसको भी वो वीट खरीदना पड़ेगा, मतलब या खरीदेगा, तभी दोनों के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल होगा। तो जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं होगा तब तक बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो ये लिमिटेशंस क्रिएट करता है काय पे? बार्टर एक्सचेंज पे। तो जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो एक तरीके से ड्रॉबैक्स क्या थे बार्टर सिस्टम के? सबसे पहला आपने देखा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मतलब कि दोनों की जो म्यूचुअल वांट्स है वो म्यूचुअल वांट्स क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए जब अब वो कोई कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। दूसरा आपका लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? अब यदि आपने वीट की बात करी और क्लॉथ की बात करी, तो यदि वो वीट बेचने जा रहा है किसान, तो कोई एक कॉमन मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि वीट जो है उसका कॉमन यूनिट अगर अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं तो केजी में हम उसको मेजर करते हैं। मगर यदि हम वहीं क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ मीटर में नापा जाता है, या फिर एक तरीके से यूनिट्स में आप कह सकते हो, एक शर्ट दो पैंट। तो इसका मतलब है कोई एक कॉमन मेजर नहीं था दोनों कमोडिटी को एक्सचेंज का कोई मेजरमेंट करने का। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर जो पेमेंट्स होती हैं या जो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के लिए बार्टर सिस्टम को यूज नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि आज तो आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं 1 महीने बाद मेरी फसल हो जाएगी और मैं इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे दूंगा, अभी आप जो मुझे यूटिलिटी है वो प्रोडक्ट दे दो। तो बाई चांस उसने वो प्रोडक्ट दे भी दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि 1 महीने बाद आप जिस स्पेसिफिक कमोडिटी की बात कर रहे थे उसी कमोडिटी को एक्सचेंज के तौर पे दोगे, या उस टाइम तक वो जो कमोडिटी की वैल्यू है वो वैसी ही रहे जैसे अभी प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब है हम इसको फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू को मतलब जनरली जो गुड्स होते हैं वो आपके देखे होंगे आपने, पैरिशेबल नेचर के होते हैं, मतलब कि वो गुड्स जो कि कुछ टाइम तक लंबे समय तक नहीं चलते, जैसे आपने वीट वगैरह की बात। इसके अलावा वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, और भी अदर कमोडिटीज हो सकती हैं जो विद इन टाइम, मतलब वीक मंथ इतने में क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो यदि उस पर्टिकुलर जो सेलर है, उस सेलर को बायर यदि उस कमोडिटी का नहीं मिलेगा एक पीरियड ऑफ टाइम पे, तो जो यदि वो स्टोर करके भी उस कमोडिटी को रखेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। जैसे आज हम मनी की बात करते हैं, तो यदि आपके जेब में 100 का नोट हो, उसकी वैल्यू 1 महीने बाद भी 100 ही रुपए होती है, 1 साल बाद भी 100 ही रुपए होती है। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप स्टोर करके रखते हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। मगर यहाँ पे कमोडिटी के साथ नहीं। कमोडिटी जैसे जैसे टाइम निकलता है, वो कमोडिटी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती जाती है? उसके जो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है, मतलब नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो अपने आप समय के साथ क्या होती जाती है? गिरती जाती है, कम होती जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे काय के? बार्टर सिस्टम के, जो कि आगे जाके क्या बने? मनी के फीचर्स बने। तो अब हम देखते हैं मनी को हम किस तौर पे पढ़ते हैं। हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस, टू टाइप के फंक्शंस मनी परफॉर्म करता है, एक प्राइमरी फंक्शंस और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी जो बेसिक फंक्शंस है हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, और सेकेंडरी दे आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव फंक्शंस दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी फंक्शंस।
तो फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले हम देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है मनी कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट, है ना, ऑफ एनी आइटम्स या एनी फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसकी क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अभी हमने देखा जब बार्टर सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि कोई कस्टमर यदि बायर है सेलर है तो वो दोनों की जो म्यूचुअल वांट है वो सेटिस्फाइड, या म्यूचुअल जो वांट है वो नीड जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी ट्रांजैक्शंस होंगे। मगर यहाँ पे मनी ने इस चीज को खत्म कर दिया। मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे मतलब एक तरीके से एक्ट करने का मतलब हुआ कि कोई भी सेलर होगा या कोई भी बायर होगा उसको खाली मनी से, मनी वैल्यू से मतलब होगी उस चीज की, वो इजिली उस चीज को क्या करेगा, ट्रांजैक्शंस को पूरा कर लेगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बार्टर सिस्टम में हम किसी कॉमोडिटी को केजी में मेजर कर रहे थे, किसी को लीटर में मेजर कर रहे थे, या किसी को मीटर में या केजी में अलग अलग यूनिट में मेजर कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अलग अलग यूनिट में उनको मेजर करोगे और जब आप उन चीजों को कॉमोडिटी को एक्सचेंज करोगे तो सिंपल है, फेयर नहीं होगा बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज की कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो, किसी की कॉमोडिटी वैल्यू क्या हो, कम हो, या मेजर वैल्यू कम हो या ज्यादा हो। मगर मनी जब आया तो मनी ने एक कॉमन यूनिट दे दी, क्या, जैसे हमारे भारत में मनी के तौर पे रुपीस हम यूज करते हैं कि कोई भी वैल्यू है या कोई भी कॉमोडिटी है, गुड्स है, सर्विसेज है, हम आज पानी भी ले रहे हैं या बॉटल खरीद रहे हैं पानी की भी, तो उसको वैल्यू मेजर कर सकते हैं। 20 रुपए की बॉटल, 50 की, बुक खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, XYZ कोई भी चीज खरीद रहे हैं, हर चीज की एक मेजर है, हर चीज का एक मेजरमेंट है जिसको हम किस टर्म में मेजर करते हैं, मनी के टर्म में मेजर करते हैं। जब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करेंगे तो सेकेंडरी फंक्शंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या, आज आप यदि मनी इनकम अर्न करते हो तो आप फ्यूचर पेमेंट्स के क्या कर सकते हो, एक तरीके से क्रेडिबिलिटी दे सकते हो, नहीं कि हम फ्यूचर में आपकी पेमेंट कर देंगे या हम फ्यूचर में आपसे पेमेंट ले लेंगे। मतलब जो मनी है उसको आप फ्यूचर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे इसी फंक्शंस के कारण आप देखते हैं कि बैंकिंग जो सिस्टम है पूरा, एक जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। कैसे फॉर्म हो गया, आज आप किसी से पैसा ले रहे हो, जब आपके पास कल पैसा आएगा तो आप उसका पैसा लौटा देते हो। तो जब आप ये एक तरीके से क्रेडिबिलिटी रखते हो कि आप नहीं उसका पैसा, मनी वैल्यू जो है वो वापस कर दोगे एक टाइम के बाद, तो वो एक फ्यूचर पेमेंट के तौर पे क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया कि नहीं हम आपको जो वैल्यू है वो पे कर देंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हुआ। लास्ट आपका स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है यदि आप मनी को स्टोर करके रखते हो एज अ इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, मतलब यदि आज आप एक गुल्लक खरीदते हो और गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हो और साल भर बाद उस गुल्लक को फोड़ते हो, तो यदि वो गुल्लक फोड़ते भी हो आपसे जो मनी वैल्यू निकलेगी वो मनी वैल्यू रिमेन सेम, या आपकी जो वेल्थ होगी वो स्टोर करके आप एक तरीके से रख सकते हो, अदर फॉर्म में भी रख सकते हो। मगर मनी आपको हेल्प करता है एज कम्पेयर टू बार्टर कि आप क्या कर सकते हो उसको स्टोर करके, और जो उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी वो भी चेंज नहीं होगी। तो यदि हम देखें कि जो बार्टर सिस्टम है उस बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए मनी के इस फंक्शंस ने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा हमने देखा, जब तक आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगी तब तक आपके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस का बार्टर सिस्टम में मीडियम नहीं होगा। मनी ने उस चीज को हटाया। दूसरा, जब मेजर ऑफ वैल्यू, तो जब आप एक कमोडिटी और दूसरी कमोडिटी की जो मेजरमेंट वैल्यू है वो अलग अलग है, केजी है, लीटर है, तो फेयर नहीं होगा कि आप किस यूनिट या किस मेजरमेंट के तौर पे उस कमोडिटी को एक्सचेंज कर लो। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जैसा भी हमने देखा कि जरूरी नहीं है फ्यूचर में आपने जैसा ही कमोडिटी का प्रॉमिस किया था या जिस वैल्यू के गुड्स की प्रॉमिस करी थी उसी वैल्यू की या उसी क्वालिटी के गुड्स को आप क्या करो, सर्व करो। मगर मनी के साथ हो सकता है, यदि आपने बोला अगले महीने में आपको 10,000 दूंगा तो नेक्स्ट मंथ जो 10,000 आप दे रहे होगे उसकी वैल्यू भी 10,000 ही रहेगी एज बेस फॉर फ्यूचर पेमेंट। और लास्ट है, आपने देखा कई गुड्स को हम स्टोर करके नहीं रख पाते क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, और यदि उसको सही समय पे हमने सेल नहीं करा, बेचा नहीं, तो उसकी जो उसकी जो वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मगर मनी के साथ ऐसा नहीं। मनी यदि आप आज इकट्ठा करके रखते हो तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके वो आपको एक स्टोर ऑफ वेल्थ का काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है। चलो हम देखते हैं डेफिनेशन मनी की। तो मनी जो आपने देखा फंक्शंस है मनी के, वही मनी के डेफिनेशंस के तौर पे बनते हैं। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला फंक्शन आपका। फिर मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो मनी क्या है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अब ये जो मनी है आपका, मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग्स लाइक, जैसे कौन कौन से मनी में क्या क्या आता है,
तो कॉइन्स आता है, करेंसीज आती है, करेंसी नोट्स आते हैं, चेक्स आते हैं, और जैसा आपने देखा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें आपकी मनी के अंदर आती हैं। तो मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय कॉमन कंसेंट, सबसे जरूरी है कॉमन कंसेंट, है ना, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बाय चांस आपने किसी से कोई लैपटॉप खरीदा, आपने उससे लैपटॉप खरीदा, मगर हो सकता है आपने उसको कोई दूसरी कमोडिटी दे दी, मगर ये क्या है, आपका कॉमन कंसेंट है, मतलब कि आप उसको उस तौर पे क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या उस तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि आप उसको मनी नहीं देके कॉमन कंसेंट से कोई कमोडिटी, एनी कमोडिटी, है ना। तो मनी कैन बी एनी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, मगर वहां पे कंसेंट क्या होना चाहिए, दोनों का कॉमन होना चाहिए। मतलब कि आप यदि कोई गुड्स दे रहे हो तो सामने वाला आपको गुड्स दे रहा है, इस बीच में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर आप जो मीडिएशन या जो मीडिएटर जो गुड्स है या जिस चीज को आप एक्सचेंज कर रहे हो उसको आप क्या ले रहे हो, एज अ मनी के तौर पे यूज कर रहे हो। तो मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय कॉमन कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यदि हम देखें तो हमारी जो डेफिनेशंस होती है मनी की, लीगल डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले आता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है, जो कि पेमेंट्स के लिए यूज होता है लीगली, मतलब जो कि गवर्नमेंट जनरली अलाउ करती है आपको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप इसको मनी के तौर पे यूज कर सकते हो टू क्लियर योर डेब्ट्स या पेमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशंस, तो उसको आप क्या कहते हो, लीगल टेंडर मनी। तो मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट और अदर ऑब्लिगेशन इज काउंट एज लीगल टेंडर मनी। तो आपने देखा होगा रिसेंट में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, तुरंत लीगल टेंडर से 1000 के नोट्स को हटा दिया। तो लीगल टेंडर से हटाने का मतलब क्या है, इन फ्यूचर ऑफ फर्दर दैट डिनोमिनेशन नोट्स विल नॉट बी यूज्ड, ऐसा काय के लिए, लीगल टेंडर मनी, मतलब फॉर एक्सचेंजेस या पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन। तो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपकी जो भी करेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट अलाउ करती हैं फॉर द ट्रांजैक्शंस, दे आर कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। अब इसमें आपके दो आते हैं, पहला आता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। यदि आप लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की बात करते हैं तो इसमें समझना क्या है आपको, कि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में जो आप पेमेंट कर सकते हो वो अप टू अ सर्टेन लिमिट कर सकते हो, मतलब डिस्चार्ज और डेब्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट, मतलब एक लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। जैसे जो एग्जांपल है इसका वो कॉइन्स है, तो यदि आप देखें बुक में तो कॉइनेज एक्ट जो 2011 का दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि यदि आप किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए 1 रुपए के ऊपर के सिक्के का यूज करते हो तो 1000 से ज्यादा की आप पेमेंट नहीं करते, या सामने वाला इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द पेमेंट, वो होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी मतलब आप एनी अमाउंट के लिए आप क्या कर सकते हो, उस मनी को, उस कमोडिटी को या मनी को यूज कर सकते हो टू डिस्चार्ज योर डेब्ट। जैसे आपके जो पेपर नोट्स होते हैं, है ना, जो करेंसीज होती हैं, उसको आप यूज करते हो किसके तौर पे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के तौर पे। यदि आप नॉन लीगल टेंडर मनी की बात करो तो नॉन लीगल टेंडर मतलब टेंडर में तो है गवर्नमेंट की, मगर उसको जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट ही करो, तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब जनरली वो क्या होती है, एक्सेप्ट होती है, बट लीगली नो, है ना, लीगली क्या है, वन इज नॉट बाउंड टू अलाउ एक्सेप्टेड, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस तौर पे या उस तरीके से उस पेमेंट को रिसीव करे। जैसे मुझे कोई पेमेंट लेनी है किसी से, तो यदि वो मुझे चेक से पेमेंट कर रहा है तो मैं बाउंड ही नहीं हूँ कि उससे जो पेमेंट रिसीव करूँ वो चेक के थ्रू रिसीव करूँ, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू रिसीव करूँ, या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू क्या करूँ, रिसीव करूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक तरीके से क्या नहीं हो, बाध्य नहीं हो, या आप एक तरीके से बाउंड नहीं हो काहे के लिए कि आप उस चीज की जो पेमेंट है उसको रिसीव्ड करो, तो वो मनी होता है आपका नॉन लीगल टेंडर मनी, या जिसको आप ऑप्शनल मनी के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता क्या है, इट रेफर्स टू द कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, है ना, या इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ मनी, है ना, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ मनी जो कि पब्लिक हेल्ड करती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, इन एन इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि आप यदि मनी सप्लाई की बात करो तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना, तो जब वो चेंज होता रहेगा तो आपको उसको एक तरीके से मेजर करना है, जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना है। तो जो पब्लिक के हाथ में पैसा है, कॉइन्स है, करेंसीज है, जो हेल्ड विद पब्लिक है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। यदि आप फीचर्स की बात करो तो हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, क्यों,
क्योंकि इनमें गवर्नमेंट या जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है दे डू नॉट कंट्रीब्यूट, है ना, इन द मनी सप्लाई, क्योंकि दे आर कॉल्ड एज मनी क्रिएशन सेक्टर। वो क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, वो मनी हेल्ड नहीं करते, या मनी जो मार्केट में सप्लाई में आता है वो जनरली जो पब्लिक हेल्ड करती है वो मनी होता है, होल्ड करती है। इसके बाद आप देखिए इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमने जब नेशनल इनकम डिस्कस किया था तो दो हमारे कॉन्सेप्ट आए थे, एक फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट की यदि आप मनी सप्लाई की बात करोगे तो पहला कंपोनेंट उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो करेंसी विद पब्लिक, मतलब जो पब्लिक के पास पैसा है, क्योंकि दे आर मोस्ट लिक्विड एसेट, है ना, इन द मनी सप्लाई, क्योंकि वो तुरंत कैश, ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है या ऑलरेडी दे आर रेडी टू यूज इन द मार्केट, तो वो तुरंत मनी सप्लाई का पार्ट हो जाता है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट ही क्यों रखा इसमें, क्योंकि जो हमारा पैसा हम बैंक में रखते हैं, हम जाते हैं कार्ड से पैसा निकाल के ले आते हैं या स्कैन करते हैं, कहीं पेमेंट कर देते हैं, तो वो हमारा जो पैसा है वो तुरंत हम यूज में, इकोनॉमी में या मनी सप्लाई में यूज कर लेते हैं, तो वो पार्ट जो होगा वो कंपोनेंट होगा काय का, मनी सप्लाई का। मगर इसमें खाली नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होगी। ग्रॉस और नेट में दोनों में फर्क आपको समझना है। ग्रॉस का मतलब है टोटल डिमांड डिपॉजिट, ये वो डिपॉजिट भी होते हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक को, या हमारा जो एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट करता है, रिसीव करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि जब तक वो सेटलमेंट ही नहीं होगा तब तक वो एक्चुअल में मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। तो मनी सप्लाई में खाली नेट टाइम डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। दूसरा टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। टर्म डिपॉजिट आप इसको जानते होंगे एफडी के नाम से, फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए आपने बैंक के पास पैसा क्या कर दिया, जमा कर दिया। यदि फिक्स ड्यूरेशन के लिए बैंक के पास पैसा जमा है तो वो पैसा अब इकोनॉमी में सप्लाई में यूज नहीं होगा, दैट रिमेन क्या, कांस्टेंट, वो एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो जाएगा और आप उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही उसको मनी सप्लाई का पार्ट बनाएंगे, इसलिए इसको क्या इंक्लूड नहीं करते। हम देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं तो 1967-68 तक आरबीआई जो यूज करता था वो नैरो मनी कॉन्सेप्ट यूज करा करता था मेजरमेंट के लिए। नैरो मनी मतलब एक तरीके से जो लिक्विड एसेट है आपका या लिक्विड में मनी है उसको। मगर 1977 से उन्होंने 4 मेजर्स इवॉल्व किए, जिसमें आपका M1, M2, M3 और M4 आता है। M1 और M2, M3, M4 ये सब आपका जो लिक्विडिटी के बेसिस पे है, उस बेसिस पे इसको अरेंज किया गया। तो जो नैरो मनी है वो M1 और M2 है, और जो ब्रॉड मनी है वो M3 और M4 है। हाईली लिक्विड से लेके और जो रिजिड तक या फिक्स्ड एक तरीके से आपका लिक्विड है, वो लेस लिक्विड है, वहां तक आपने इसको अरेंज करा। M1 में आपका आता है कॉइन्स और करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास कॉइन्स और करेंसी है, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट है किसके साथ, कमर्शियल बैंक्स के साथ, और जो अदर डिपॉजिट है आरबीआई के पास। मगर आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट का डिपॉजिट नहीं है, वो जो बाहर की जो गवर्नमेंट या बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो पैसा दे रहा है आरबीआई को, वो पैसा इसमें इन्वॉल्व है। तो ये हाईली लिक्विड है, जो इजिली कन्वर्टेड या ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू कैश है। दूसरा आता है M2। M2 का इवॉल्व का रीजन यही है कि आप जो सेविंग डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस सेविंग के साथ, बैंक के साथ, वो आप चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब आप विड्रॉ नहीं कर सकते तो आपको समय लगेगा विड्रॉ करने में, लेस लिक्विड, लिक्विडिटी इसकी कम हो जाती है, इसलिए M2 का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। M2 में क्या आता है आपका, M1 मतलब कॉइन्स करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस आरबीआई, और प्लस क्या हो जाएगा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। यदि आप M3 की बात करते हैं तो M3 में आपका M1 आता है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट मतलब अभी हमने जो देखा, टाइम डिपॉजिट इज आल्सो कॉल्ड एज एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वो और लेस लिक्विड हो गया। और जो लास्ट है आपका वो है M4। M4 में आपका आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो हमने पूरा पैसा जमा करके रखा है ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, एक्सक्लूडिंग NSC। NSC इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसको हम जो M4 का कॉन्सेप्ट है उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये हमारे 4 मेजरमेंट थे, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई एंड व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। या आपको MCQ में क्वेश्चन आ जाता है M1 का पार्ट क्या है, M2 का पार्ट क्या है, M3 का पार्ट क्या है, M4 का पार्ट क्या है। तो ये हमारा मनी चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ आपके लिए, और इसी तरीके के और अच्छे वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपको ये जो एक पहल है फ्री एजुकेशन की, ताकि आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन ले सकें, अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, इसको हम आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।